नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज से यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। 19 से 23 सितंबर तक विधानसभा का ये मानसून सत्र चलेगा। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा विपक्ष। कानून व्यवस्था और महंगाई पर घेर सकता है विपक्ष। तो विधानसभा के मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। सत्र 22 सितंबर का दिन महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। तो विधानसभा सत्र का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। तो माना जा रहा है आज का दिन बेहद हंगामेदार रहेगा और उससे पहले पैदल मार्च निकालते हुए सपा के एमएलए और एमएलसी नजर आएंगे। तो महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष मुद्दा उठाते हुए विधानसभा में नजर आएगा। तो विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। इस सत्र का 22 सितंबर का दिन महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। हालांकि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद ये सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चलाने को लेकर ये पूरी बैठक हुई थी, जहां पर अपील की गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से ये सत्र चल सके ताकि बेहतर तरीके से विधेयक भी पेश किया जा सके। और माना जा रहा है कई अहम विधेयक इस दौरान पेश किए जाएंगे। लेकिन वहीं विपक्ष अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है कि सरकार को किस तरह घेरा जाए। तो अहम मुद्दों को लेकर आज कहीं ना कहीं हंगामा करते हुए नजर आएगा विपक्ष। विधानसभा के सत्र से पहले मार्च निकालेंगे समाजवादी पार्टी। तो विधानसभा के सत्र से पहले सपा का ये पैदल मार्च होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक निकालेंगे पैदल मार्च। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये मार्च निकलेगा। सपा के सभी विधायक विधानसभा सत्र में पैदल पहुंचेंगे। सपा कार्यालय से पैदल मार्च विधानसभा जाएगा। तो सपा विधायक 9:45 पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधानसभा कूच कर पैदल मार्च से विधायकों के हाथों में तख्तियां होंगी। बेरोजगारी, महंगाई, महिला शोषण, कानून व्यवस्था की बदहाली, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में गड़बड़ी का उल्लेख किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही मनीष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज विधानसभा में मानसून सत्र का आरंभ होने जा रहा है और देखिए कहीं ना कहीं अब सबकी नजर है कि इस सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि कई अहम विधेयक पास होंगे। लेकिन उससे पहले जो विपक्ष है वो अपने मुद्दों को लेकर मजबूत है। और देखिए विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष इसे पहले से ही हंगामेदार बनाने के पूरे आसार दे चुका है। जिस तरह पैदल मार्च आज विपक्ष निकालेगा। बिल्कुल हाँ, मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा। 5 दिवसीय मानसून सत्र होगा। 19 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक ये मानसून सत्र चलेगा। निश्चित तौर पर इस बार मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने बाकायदा संदेश दे दिया है कि सदन चलना आसान नहीं होगा। मुद्दे जनता के होंगे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे कानून व्यवस्था हो। इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी अपनी रणनीति तैयार कर दी है। कल एक हाई लेवल बैठक जो समाजवादी पार्टी में हुई थी, जिसके अखिलेश यादव ने खुद की थी, बाकायदा अपने जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, विधायक थे, उनको दिया बताया था किस तरह से सरकार से सवाल करने हैं और किस तरह से सरकार को मुद्दों पर घेरना है। निश्चित तौर पर आज सत्र शुरू होगा, शोक प्रस्ताव होगा, उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित होगी। लेकिन इस बार की जो कार्रवाई है, जो सत्र है, काफी अहम है, क्योंकि इस बार महिलाओं को लेकर के विशेष ध्यान दिया गया और 22 सितंबर का जो दिन होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। प्रश्नकाल के बाद का समय होगा, महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 47 महिला विधायक हैं विधानसभा से, साथ ही साथ जो विधान परिषद सदस्य हैं वो कुल 6 हैं। ऐसे में इन लोगों को, जो महिलाएं विधायक हैं, उनको 3 मिनट से लेकर के 8 मिनट तक का समय दिया जाएगा, जिनको बोलने की पूरी अनुमति होगी और महिला सशक्तिकरण को लेकर के ये सदन में चर्चा होगी। निश्चित तौर पर अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं के लिए एक दिन आरक्षित किया गया और उस दिन सिर्फ महिलाओं की बातें होंगी। अगर सत्र की बात करें, सत्र के दौरान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सरकार को पूरी तरह घेरने की तैयारी करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। बाकायदा मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनसे कहा है पूरी तैयारी के साथ कि आप सदन में आएंगे, जब भी कार्रवाई होगी, जब भी प्रश्नकाल होगा, उसके बाद जब उत्तर देना होगा तो बाकायदा पूरी डिटेल के साथ उत्तर देंगे, जिससे विपक्षी पार्टियां भी संतुष्ट होंगी, साथ ही साथ जो जनता है उसको संतुष्ट करना भी बहुत
बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर बाकायदा पूरी तैयारी दोनों पक्षों ने की है। कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है सदन की कार्रवाई, जिस दौरान विपक्षी पार्टियां भी अपनी बात रख सकती है, साथ ही साथ सरकार जो अपनी उपलब्धियां होती है, सरकार ने जो काम किया है वो गिनाने का मौका होता है। उत्तर प्रदेश मानसून सत्र है और ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जो विपक्ष और पक्ष तैयारी कर चुके हैं। कल ही देखा गया चाहे वो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता बैठक हो वो भी की हुई थी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने अपनी बैठक की थी। इसके अलावा जो छोटे दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल आरएलडी हो, उसने भी ऐलान किया है कि वो आज के दिन लगभग 10 बजे के आसपास जो विधानसभा में बाकायदा प्रदर्शन करेगा। उसके मुद्दे होंगे महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था। अभी हाल ही में लखीमपुर की घटना हुई थी, लेवाना होटल की घटना हुई थी, तमाम ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सरदर्द है। और सदन जब चलेगा उस दौरान इनकी चर्चा भी होगी, इनको लेकर के सवाल भी खड़े होंगे, क्योंकि अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में जिस तरह से लेवाना कांड हुआ था उस दौरान कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में अधिकारी इसमें दोषी हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं ना कहीं कम जो कार्रवाई था उसका दायरा बहुत छोटा रहा और छोटे अधिकारियों कर्मचारियों को ही इसमें दोषी बनाया गया। निश्चित तौर पर इसको लेकर के भी चर्चा होगी, सदन में इस प्रश्न उठेगा। साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपनी नजीर पेश करती रहती है, तो कानून व्यवस्था को लेकर के लखीमपुर की घटना कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है और बड़ा मुद्दा आज विपक्षियों के हाथ लग गया। उसको लेकर के सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्षी पार्टियां करेंगी। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए विपक्ष घेरने की कोशिश जरूर करेगा और देखिए उसकी तैयारी भी कुछ ही देर में वो देखने को मिलेगा। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, वो मौजूद है। मनीष, थोड़ी ही देर में, कुछ घंटों में वो तस्वीर सामने आएगी जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय से लेकर विधानसभा तक ये पैदल मार्च निकाला जाएगा। अखिलेश यादव इस पूरे पैदल मार्च का नेतृत्व करेंगे। निश्चित तौर से रितु, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि आप विपक्ष को कैसे एकजुट दिखाना और अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मौका मिला है अखिलेश यादव को। और इसी के साथ अब से कुछ देर बाद माना जा रहा है कि करीब 9 बजे का समय दिया गया है कि जब सारे विधायक इसी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आएंगे और न केवल विधायक बल्कि जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं और जो सिटिंग सांसद हैं वो भी यहाँ पे आएंगे और सब एक साथ अखिलेश यादव के नेतृत्व में यहाँ से एक पैदल मार्च निकालेंगे जो कि विधानसभा तक जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव ने कल एक हाई लेवल बैठक भी बुलाई थी जिसमें एक चीज़ को तय किया गया था कि किस तरीके से रूट मार्च रहेगा, किस तरीके से उनके मुद्दे हैं। और माना यह जा रहा है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो बातें हैं, चाहे जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से सरकार बात करती है जीरो टॉलरेंस को लेकर, अगर आप बात करेंगे कि जीरो टॉलरेंस को लेके महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उन्हीं में कहीं ना कहीं जो लूप होल्स मिले हैं विपक्ष को, उसको कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव और सबसे बड़ा संदेश देंगे किस तरीके से। क्योंकि हमेशा से आरोप लगाया जाता कि विपक्ष छिनबिन है, विपक्ष खाली ट्विटर पे रहता था, विपक्ष खाली सोशल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा सरकार को घेरने का काम करता था। पर अब जब संसद की शुरू हो रहा है, जब सत्र शुरू हो रहा है, मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और जब उनको मौका मिला है कि संसद से लेके सड़क तक की जो बात कहती है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, आज जब वो सड़क पे उतरेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जाएगा, विपक्ष की एकजुटता का जो संदेश होगा वो कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। और किस तरीके से यहाँ की तैयारी है, मैं अपने कैमरामैन से एक बार कहूँगा दिखाने के लिए कि ये पूरा एरिया है, आपको दिखाएंगे जो वहाँ से विक्रमादित्य मार्ग है, यहाँ पे बल्लियाँ लगा के यहाँ पे रोकने का काम किया गया है। तमाम पुलिस फोर्स के जो जवान हैं आपको यहाँ दिखेंगे, सादी वर्दी में पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। और मेरे पीछे की बात करूँगा, अगर मैं अपने पीछे की बात करूंगा, ये जो विधानसभा के लिए जो मार्ग जाता है, जो विधानसभा के लिए रास्ता जाता है, इस पूरे एरिया को आगे जो चौराहा पड़ता है, जो विक्रमादित्य मार्ग चौराहा कहलाता है, उसमें पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। और जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां हैं, उनको अब से कुछ देर बाद यहाँ पे मना कर दिया गया, यहाँ पे आने के लिए मना कर दिया। खाली जो विधायक हैं या मीडिया के जो पुलिस के लोग हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी, क्योंकि उसके बाद जब पैदल मार्च होगा तो किसी तरीके का आम जन को किसी तरीके से कोई कष्ट न हो, इसको भी देखते हुए रूट भी डाइवर्जन किए गए। तो माना जा रहा है कि एक साफ संदेश देने की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव। इस जो रैली है, जो मार्च है, पैदल मार्च है, उसके द्वारा अखिलेश यादव एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। देखना ये होगा क्या सरकार उनके इस पैदल मार्च को रोकती है, क्या उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा या फिर अखिलेश यादव को शांतिपूर्वक समाजवादी पार्टी से और विधानसभा तक जाने का जो उनका जो पैदल मार्च जो पहले कह रखा है वो जाने जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले हमने देखा था 13 से 18 तारीख तक धरने की बात की गई थी,
तमाम विधायकों की तौर पर विधायकों को उनके हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनको विधानसभा नहीं जाने दिया गया था। पर आज क्योंकि सत्र है और विधान दल का मानसून सत्र का पहला दिन है और विधायकों को निश्चित तौर से जाना बनता है। पैदल जाने का सोचा है, पैदल जाने की उन्होंने बात की और अब से कुछ देर बाद करीब 9:45 का समय दिया गया है जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये पूरा पैदल मार्च निकलेगा और 9 बजे से करीब यहाँ पे विधायकों का आना शुरू हो जाएगा। ऋतु, ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों और जानकारी को देने के लिए। अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। तो यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। यूपी में 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। महेंद्र सिंह तंवर वीसी गोरखपुर विकास प्राधिकरण, नीति गौर नगर आयुक्त गाजियाबाद बनाए गए। तो मनीष मीणा मथुरा को सीडीओ बनाया गया। तो अभिषेक गोयल वीसी वाराणसी विकास प्राधिकरण, हिमांशु नागपाल वाराणसी के सीडीओ बनाए गए हैं। तो अतुल वत्स वीसी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, तो सूरज पटेल को सीडीओ फतेहपुर का जिम्मेदारी दी गई है। तो अमिता आसरी पर नगर आयुक्त अलीगढ़ बनाई गई। तो अंकुर कौशिक चित्रकूट का सीडीओ बनाए गए हैं। अंकुर लाठर वीसी बुलंदशहर विकास प्राधिकरण। तो दिव्य प्रकाश गिरी विशेष सचिव खाद्य एवं रसद सत्य प्रकाश अपर आयुक्त प्रभारी प्रयागराज बनाए गए। अमृतपाल कौर को सुल्तानपुर का सीडीओ बनाया। तो कृष्ण कुमार गुप्ता विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा, संजीव सिंह को विशेष सचिव वित्त बनाया गया है। तो रविंद्र पाल सिंह को विशेष सचिव भाषा बनाए गए हैं। रविंद्र पाल को निदेशक हिंदी संस्था का भी चार्ज दिया गया है। तो सानिया छाबड़ा को अमेठी का सीडीओ बनाया गया है। तो ये प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, लगातार उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला और देर रात इन 10 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। बिल्कुल, कल देर रात 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे, जिसमें से ज्यादातर जिलाधिकारी पद पर थे और उनको इधर से उधर किया गया था। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिली थी तो कुछ लोगों से जिम्मेदारी छिनी थी। आज देर रात फिर से 17 आईएएस अधिकारी तबादले किए गए, जिसमें से 6 सीडीओ लेवल के अधिकारी थे आज जिनको इधर से उधर किया, जिसमें गोरखपुर और वाराणसी भी शामिल था। साथ ही साथ तमाम अन्य जो अधिकारियों के तबादले किए गए वो ज्यादातर या तो नगर आयुक्त पद पर सजित थे या फिर वो विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर थे। निश्चित तौर पर एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला। हालांकि इसकी पूरी आशंका थी, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के जो दौरे थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक जा रही थी, उसके बाद फेरबदल की पूरी संभावना था। और उसी क्रम में कहीं ना कहीं ये जो 17 तबादले हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि रिपोर्ट जैसी रहेगी जिस जिले की, उस जिले में उस तरह से पोस्टिंग मिलेंगी और उस जिले में उस तरह से ही काम होगा। निश्चित तौर पर अगर बात करें, सबसे महत्वपूर्ण इसमें महेंद्र सिंह तंवर हैं जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण के जो है वीसी बनाए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण जगह है। अगर इस समय बात करें उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण जगह आती है तो गोरखपुर आती है और उसके बाद वाराणसी। 4 जिले ऐसे हैं जहां पर किसी भी अधिकारी की तैनाती की जाती है तो उससे पहले उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग में देखा जाता है कि उसका कार्यशैली कैसी है, वो काम कैसा कर रहा है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कितना मुखर है। इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा होती है। उसके बाद ही गोरखपुर सरीके जिले में तैनाती मिलती है। निश्चित तौर पर तैनाती काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ तमाम अन्य लोगों को भी तैनाती दी गई है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और बड़ी संख्या में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस लोगों के तबादले देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। तो वही कानून व्यवस्था को लेकर कई अहम बैठक हुई है। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। बैठक में जिलों के डीएम, एसपी, आईजी और एडीजी जुड़े। तो डीजीपी डीएस चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। तो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी बैठक में शामिल हुए। एडीजी प्रशांत कुमार भी बैठक में हिस्सा लिया। एडीजी क्राइम एमके बशाला बैठक में शामिल हुए। तो आईजी संजीव गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े। तो कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त हैं और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हैं और किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं रहते हैं और वक्त वक्त पर इस तरह की बैठक लेते रहे हैं। बिल्कुल, 2017 में कानून व्यवस्था पर चर्चा की थी भारतीय जनता पार्टी ने और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो यूपी जो भाजपा थे उसने कानून व्यवस्था को अपना मुद्दा बनाया
और फिर से सत्ता में वापसी कर पाए। निश्चित तौर पर कल देर रात जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई जिसमें डीजीपी जुड़े थे, मुख्यमंत्री पूरी ब्रीफिंग कर रहे थे, साथ ही साथ एडीजी एलओ जुड़े थे, तमाम जिलों के जो एसएसपी हैं वो जुड़े थे, साथ ही साथ आईजी डीआईजी तमाम अधिकारी जुड़े थे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने बाकायदा साफ संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं हुआ, क्योंकि हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार किरकिरी हुई। तो ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कानून व्यवस्था जो उनकी प्रमुखता है उसमें कोई बाधा न बनने पाए, वहां पर कोई भी इधर से उधर चीजें ना होने पाए, जिसको लेकर के बाकायदा मुख्यमंत्री ने ब्रीफिंग की। ब्रीफिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि अपराधी कोई भी हो, अपराधी पर कार्रवाई होगी, जो भी कानून व्यवस्था में बाधा बनेगा उस पर कार्रवाई होगी, साथ ही साथ जो शराब माफिया है, जो ड्रग्स माफिया है, उन पर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर तमाम जो आला अधिकारी को मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि छोटी घटना होगी तो उसका भी जानकारी जो है जो शासन में अधिकारी बैठे उनको होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो आपसे संभाल नहीं पाएगी तो आप प्रभाव से उच्च अधिकारी को सूचित कराएं। साथ ही साथ 112 जो है जो उसको लेकर के कहा है कि जो उसका रिस्पांस टाइमिंग है वो बेहतर रहे, उसमें कोई गिरावट ना आने पाए। साथ ही साथ अपराधी कहीं पर भी हो, अगर कार्रवाई करनी है तो बाकायदा आप करिए, लेकिन किसी जो बेवजह किसी को परेशान भी नहीं किया जाएगा। तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने कल ब्रीफ किया है और आला अधिकारी को साफ संदेश दे कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। कानून व्यवस्था जो प्रमुखता सरकार की है उस पर ही बेहतर काम होगा। जी ठीक है अश्विनी, लौटूंगी आपके पास, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे। लखनऊ में कई पार्कों और मार्गों का नाम बदले गए हैं। तो तिकोनिया पार्क बनाया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, आजाद नगर पार्क का नाम अब मंगल पांडे पार्क होगा। तो टेढ़ी पुलिया तिराहा का नाम अब खालसा चौक बना है। तो संजय गांधी पूरम चौराहा अब चंद्रशेखर आजाद चौराहा बना है। मीना बेकरी चौराहा, मिर्जा मोहम्मद अतहा चौराहा। तो बलिंगटन चौराहे का नाम अब अशोक सिंघल चौराहा रखा गया है। तो ये वो नामों में बदलाव किए गए हैं, चाहे वो चौराहा हो या फिर पार्क, इनके नामों में बदलाव हुए हैं। और लगातार हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, लगातार जिस तरह नामों में बदलाव किए जा रहे हैं, अब पार्क और जो चौराहे थे उनके नामों में भी अब बदलाव किया गया है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की राजधानी में कल नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें फैसला लिया गया तमाम जो चौराहे हैं लखनऊ के उनमें नाम बदलाव किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख चौराहा है वो बलिंगटन चौराहा था, जिसका अब अशोक सिंघल जो हिंदू बीएसपी के अध्यक्ष थे, उनके नेता थे, राम मंदिर में प्रमुख भूमिका रही थी, उनके नाम पर किया गया। साथ ही साथ तमाम अन्य चौराहों के भी नाम में परिवर्तन किया गया। निश्चित तौर पर कल कार्यकारिणी में तमाम बिंदु पर चर्चा हुई थी, तमाम प्रस्ताव रखे गए थे जिनको पास किया गया था, जिसमें लखनऊ में जो लक्ष्मण मूर्ति बननी है उसको लेकर के कल बजट का आवंटन किया गया। तमाम साथ ही साथ जो नगर निगम की भूमि है उसको लेकर संरक्षित किस तरह से किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर प्रस्ताव रखे गए थे और पास किया गया था। उसी में क्रम में ये चौराहों के नाम में बदलाव किया गया। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। मैच के दौरान इकाना स्टेडियम की बिजली गुल हो गई। 15 मिनट तक गायब रही इकाना स्टेडियम की बिजली। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने जारी किया स्पष्टीकरण। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का ये स्पष्टीकरण है। फ्लड लाइट इकाना के जनरेटर सेट से चलती है। तकनीकी खराबी के चलते फ्लड लाइट बंद हुई है। सब स्टेशन से विद्युत व्यवस्था सुचारू थी। इकाना स्टेडियम में मैच खेला जा रहा था और इसी दौरान 15 मिनट के लिए लाइट गुल हो जाती है और इसे लेकर फिर तमाम सवाल भी खड़े होने लगते हैं। और अब खबर हरदोई से, जहां फूड पॉइजनिंग से 30 छात्राएं हुई हैं बीमार। फूड पॉइजनिंग से छात्राओं को अचानक उल्टी हुई। छात्राओं को पहुंचाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। 6 छात्राओं को हालत गंभीर बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो पिहानी स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय का ये पूरा मामला है। तो हरदोई का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्राओं को फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं, जिसमें से कई छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो 6 छात्राओं की हालत गंभीर है जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बाकी छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज चल रहा है। पिहानी स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो फूड पॉइजनिंग से 30 छात्राएं हुई हैं बीमार। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हरदोई से दे रहे हैं, जहां फूड पॉइजनिंग के चलते 30 छात्राएं बीमार हुई हैं जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। तो वहीं अभी कई छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
और अब खबर गाजियाबाद से, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई। हादसे में एक युवक, महिला और बच्चे की मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विजयनगर के डीपीएस सिद्धार्थ विहार चौराहे की ये पूरी घटना है। इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ ऋषभ भारद्वाज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या कुछ जानकारी इस पूरी दुर्घटना को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए देर रात का ये मामला है जहां एक एम्बुलेंस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक और उसके साथ में एक महिला और एक बच्ची थी, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अभी पहचान नहीं हो चुकी है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी, इसके साथ ही ऋषभ, ये भी बताया जा रहा है 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए टोटल 5 लोग घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल ले आया गया, जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई, 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के लखीमपुर खीरी में सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड को लेकर बयान किया। उन्होंने कहा कि यदि आरोपी शादीशुदा हैं तो उन्हें जमीन के अंदर गाड़कर पत्थरों से मारा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शरीयत के अनुसार जिन देशों में कठोर सजा दी जाती है वहां दुष्कर्म की घटनाएं नहीं होती। इसको लेकर उन्होंने सऊदी अरब का उदाहरण भी दिया। सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपने बयान में कहा कि कड़ी सजा मिलने से आगे कोई बेटियों के साथ दुष्कर्म की हिम्मत नहीं कर सकेगा। हमारी दुनिया आगे बढ़ रही है, वक्त आगे बढ़ रहा है, हालात बदलते जा रहे हैं और नए युग आते हैं। जब नए युग आते हैं तो तहजीबें बदलती हैं, संस्कार बदलते हैं, लोगों के काम करने के तरीके बदलते हैं। कोई नई बात नहीं है, तमाम दुनिया में नारी शक्ति काम कर रही है। सऊदी अरब जैसे कंट्री के अंदर लेडीज़ हवाई जहाज़ चलाने लगी, गाड़ियाँ चला रही हैं, ऑफिसेज में बैठ रही हैं। ये तो अच्छी बात है कि हमारी महिलाएं भी अब कंट्रीब्यूट कर रही हैं डेवलपमेंट के अंदर, और पूरी दुनिया में एक क्रांति आ रही है जो लेडीज़ की वजह से दुनिया। और अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां सिपाही की पिटाई कर ट्रैक्टर से रौंदने का प्रयास, जाम हटाने गए सिपाही पर किया हमला। तो फाड़ी वर्दी पुलिस ने मौके से एक आरोपी को हिरासत में लिया है। घायल सिपाही को अस्पताल में कराया भर्ती। सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। 3 नामजद 6 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। नगर कोतवाली के सदर चौराहे के पास का ये पूरा मामला है। तो जाम हटाने के लिए गई थी, ये सिपाही गया था, तो पुलिस ने मौके से एक आरोपी को हिरासत में लिया है। तो घायल सिपाही को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।